नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में परिचय में आपको बताया था कि हम फिजिक्स की विभिन्न प्रकार की कक्षाओं के लिए अपना पाठ्यक्रम आरंभ करने जा रहे हैं। तो आइए इसी श्रेणी में फिजिक्स भौतिक विज्ञान क्लास 12 के लिए हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड के लिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले आप देख सकते हैं, मैं पाठ्यक्रम आपको बताऊंगा। तो पाठ्यक्रम बुक फर्स्ट है ना, एनसीईआरटी की 2 बुक हैं आपके पास, पेपर बुक फर्स्ट और बुक सेकंड। तो पहले जो बुक फर्स्ट है आपकी, उसके सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सिलेबस लिखा हुआ है। आइए थोड़ा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम टॉपिक पे चलेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पहले चैप्टर का आपका नाम क्या है, वैद्युत आवेश, ठीक है ना, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। पहले चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। देखो वैद्युत आवेश क्या होता है, आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, काफी थोड़ा बेसिक आपने इसका समझा था। तो वैद्युत आवेश और क्षेत्र का क्या मीन्स होता है, वैद्युत क्षेत्र। तो ये सब जब आप चैप्टर पढ़ेंगे मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा। इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। वैद्युत विभव तथा धारिता है ना, वैद्युत विभव भी आपने 10th क्लास में पढ़ा था। और धारिता आप इतना समझ लीजिए अभी कि ये होती है धारण करने की क्षमता। इसके बाद थर्ड चैप्टर है आपका विद्युत धारा। वैद्युत धारा भी आपने 10th क्लास में इसके बारे में डिस्कस था। तो अच्छे से अब 12th क्लास में क्या है, केवल 10th का विस्तार हुआ है ना, बाकी टॉपिक लगभग सेम ही होते हैं, बस थोड़ा विस्तार हो जाता है। बेसिक आपका 10th क्लास का क्लियर है तो वो आप अच्छे से समझेंगे, बाकी नहीं भी क्लियर होगा तो मैं इतना आश्वस्त आपको कर सकता हूं कि आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। फोर्थ चैप्टर है आपका गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। गतिमान आवेश है ना, आप जानते हैं आवेश स्थिर अवस्था में भी हो सकता है और गतिमान अवस्था में भी हो सकता है। तो गतिमान अवस्था यानी आवेश गति करता हुआ है, तो उसका अध्ययन करेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। जब आवेश गतिमान है और जब आवेश गतिमान होता है तो एक बात अभी आप याद रख लें, तो चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है, चुंबक का गुण उत्पन्न हो जाता है ना, ये सब अच्छे से पढ़ेंगे। फिर इसके बाद चुंबकत्व तथा द्रव्य। चुंबकत्व का गुण आपने पढ़ा है, ये भी आपका एक चैप्टर था 10th क्लास में, चुंबकत्व से संबंधित। और द्रव्य कहते हैं किसी पदार्थ को, पदार्थ क्या होता है, जो भी स्थान घेरता है उसे आप पदार्थ कहते हैं, द्रव्य, ठीक है ना। इसके बाद 6th चैप्टर है आपका वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण भी आपने 10th क्लास में पढ़ा है। आप देख सकते हैं फर्स्ट बुक में अधिकतर विस्तार 10th क्लास का है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, एक परिभाषा थी 10th क्लास में, है ना, और बाकी विस्तार से पढ़ेंगे ही अपना। प्रत्यावर्ती धारा भी आप समझते हैं, दिश धारा, प्रत्यावर्ती धारा, ये सब आप अच्छे जानते हैं। प्रत्यावर्ती धारा आप जानते हैं इस तरीके से चलती है, थोड़ा मैं बताता भी चलूं, इस तरीके से धारा चलती है। कौन सी धारा होती है, प्रत्यावर्ती धारा। और जो दिश धारा होती है ना, वो इस तरीके से चलती है। यानी प्रत्यावर्ती धारा जो है अपनी कंपनों की दिशा बदलती रहती है एक निश्चित समयांतराल के पश्चात। देखो पहले इस तरीके से चल रही है ना, ऊपर की तरफ है दिशा, अब इसमें फिर दिशा पलट जाएगी, इसकी दिशा एक ही दिशा है ना। ये सब बातें विस्तार से और पढ़ेंगे। तो प्रत्यावर्ती धारा आप समझते हैं, ये वाली धारा क्या कहलाती है, प्रत्यावर्ती धारा। बाकी वैद्युत चुंबकीय तरंगे। वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, जो प्रकाश की तरंगे होती हैं वो वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। इनके बारे में आप इतना ध्यान रखेंगे, जो प्रकाश की तरंगे हैं वो वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती है और इनमें गुण होता है। देखो ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष और ये जेड अक्ष है ना, एक्स वाई और जेड। तो इसमें क्या होता है, ये मूल बिंदु है, तो इनकी जो चलने की दिशा है, मान लो एक्स अक्ष की तरफ चल रही है तरंगे, तो इसमें क्या होता है, इन तरंगों में वाई अक्ष यानी एक अक्ष के अनुदिश तो क्या रहेगा, वैद्युत क्षेत्र है ना, अभी आपको पता नहीं होगा लेकिन आप सुन लें बस थोड़ा। और दूसरी तरफ रहेगा बी यानी चुंबकीय क्षेत्र, 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने चुंबकीय क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र इसमें परस्पर लंबवत होते हैं, है ना, और चलने की दिशा इन दोनों के लंबवत होती है। आप देख सकते हैं, विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सी होती है, प्रकाश की तरंगे। इन सब बातों को अच्छे से पढ़ेंगे। आइए फिर सिलेबस मैंने आपके सामने शॉर्ट में डिस्कस किया, इसके बाद चलते हैं अपना, ठीक है, पाठ्यक्रम को समझने के बाद स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो जैसा कि चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र देख लेते हैं। चैप्टर का नाम क्या है, वैद्युत आवेश, ठीक है। वैद्युत आवेश क्या होता है आप अच्छे से समझ सकते होंगे, बाकी नहीं समझते हैं तो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के अंतर्गत मैं आपको एक हेडिंग पढ़ाऊंगा, वैद्युत आवेश, उसके अंतर्गत आप इस बात को समझ जाएंगे। तो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो एक बात फिलहाल आप ध्यान रखेंगे, जो बेसिक बात है वहां से मैं स्टार्ट करता हूं। एक फिजिक्स, आप जानते हैं फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांच होती है, शाखाएं होती हैं। उन शाखाओं के अंतर्गत जो आपकी एक शाखा है ना, उस शाखा को आप कहते हैं
वैद्युत चुंबकी, ठीक है ना, क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकी। देखो वैद्युत चुंबकी जो है ना एक फिजिक्स की ब्रांच है, विज्ञान भौतिक विज्ञान की क्या है, शाखा है। आप जानते हैं फिजिक्स भी कई प्रकार का होता है, आपने 10th में पढ़ा है, ये पढ़े थे ना, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। तो भौतिक विज्ञान की वो शाखा कहलाती है प्रकाशिकी, जिसमें हम प्रकाश के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार की शाखाएं होती हैं, तो एक शाखा कौन सी होती है, वैद्युत चुंबकी। ये वैद्युत चुंबकी भी आपकी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है आपकी वैद्युत स्थितिकी और एक होती है वैद्युत गतिकी, ठीक है ना। एक कौन सी हो जाएगी, वैद्युत स्थितिकी। अभी थोड़ा बेसिक आप देख लीजिए फिर आपको समझ में आएगा। वैद्युत स्थितिकी और दूसरी कौन सी है, वैद्युत गतिकी। देखो नाम से क्लियर हो रहा होगा। एक बात आप ध्यान रखेंगे, जो वैद्युत है ना उसका मीन्स पता है क्या होता है, वैद्युत का मीन्स होता है आवेश। वैद्युत का क्या मीन्स होता है, आवेश, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं वैद्युत क्या होता है, आवेश। और स्थितिकी का मतलब है स्थिर अवस्था, और गतिकी का मतलब है गतिमान अवस्था। तो आप समझ सकते हैं, यदि वैद्युत का मीन्स क्या मैंने आपको बताया, आवेश, है ना। वैद्युत का क्या अर्थ है, आवेश। और स्थितिकी का क्या अर्थ है, स्थितिकी का अर्थ है आपका यानी स्थिर अवस्था, ठीक है ना। और गतिकी का क्या अर्थ है, गतिकी का अर्थ हो जाएगा आपका गतिमान अवस्था, यानी गति में होना, ठीक है। तो आप एक बात ध्यान रखेंगे, भौतिक विज्ञान की तो शाखा है वैद्युत चुंबकी, इसकी भी दो शाखाएं हैं। पहली शाखा है वैद्युत स्थितिकी, है ना, वैद्युत का मतलब आवेश और स्थितिकी का मतलब स्थिर। यानी जब वैद्युत आवेश स्थिर अवस्था में होता है, ठीक है ना, जब वैद्युत आवेश स्थिर अवस्था में होता है तब आप उसका अध्ययन, उससे संबंधित बातों का अध्ययन भौतिक विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं, वैद्युत स्थितिकी के अंतर्गत आप करते हैं, ठीक है ना। तो ये बात आप समझ लोगे। बाकी जो बातें मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ केवल मुझे आपको समझाना है, बाकी आप व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे ऐड हो जाना और उसमें मैं आपको PDF नोट्स भेजता रहूँगा, ठीक है ना। तो व्हाट्सएप नंबर आप लिख लीजिएगा 8755982014, ठीक है ना। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप यदि ग्रुप में ऐड ना हो तो इस पर मुझे आप मैसेज कर देना, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है ना। तो वहाँ पे आपको PDF नोट्स मिलते रहेंगे। बाकी बेसिक बातें आप यहाँ समझेंगे और नोट्स आपको मिलते रहेंगे, तो धीरे धीरे आप नोट्स बनाते चलेंगे, समझते चलेंगे, आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ठीक है ना। तो वैद्युत स्थितिकी समझे आप, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, है ना, स्थिर आवेश तथा उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, ऐसी शाखा को क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान की वैद्युत स्थितिकी कहते हैं, ठीक है ना। वैद्युत गतिकी क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं, भौतिक विज्ञान की वह शाखा है ना जिसके अंतर्गत गतिमान आवेश, है ना, तथा उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा वैद्युत गतिकी कहलाती है। तो ये बात आपको बेसिक बातें क्लियर होंगी। ये बात मैंने क्यों बताई आपको, आपके जो शुरुआत के 4 चैप्टर हैं, है ना, ये जो भी सिलेबस लिखवाया था 8 चैप्टर है ना फर्स्ट बुक में, तो शुरुआत के जो 4 चैप्टर हैं आपके इस शाखा के हैं, वैद्युत स्थितिकी के। और जो आपके बाद के 4 चैप्टर हैं वो आपके कौन सी शाखा के हैं, वैद्युत गतिकी के, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पहला चैप्टर क्या है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो इसमें आप आवेश के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आवेश कैसा रहेगा, इसमें स्थिर अवस्था में रहेगा, ठीक है ना। दूसरा चैप्टर भी आपका विद्युत विभवांतर वगैरह है ना, ये सब क्या है, स्थिर अवस्था के बारे में बात करते हैं। 2 चैप्टर हैं आपके यहाँ। जो थर्ड चैप्टर है आपका वैद्युत धारा में आप जानते हैं आवेश गति करने लगता है, आपको पता है ना, 10th में आपने वैद्युत आवेश की और वैद्युत धारा की परिभाषा पढ़ी है। तो वैद्युत आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को आप वैद्युत धारा कहते थे, है ना, ये याद होगा आपको। तो इसका मतलब आवेश गति करने लगेगा, तो थर्ड चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, वैद्युत गतिकी का चैप्टर हो जाएगा। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, इस पर आप ज्यादा ध्यान न दें। बाकी मेन पे चलते हैं, ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको नोट्स से प्रोवाइड करा दूंगा। तो मेन क्या है आपका, वैद्युत आवेश, ठीक है ना। तो मेन आपकी फर्स्ट हेडिंग क्या है, वैद्युत आवेश। आइए इसी पे चलते हैं, हेडिंग है आपकी वैद्युत आवेश। तो यहाँ से अब आपका चैप्टर फर्स्ट विधिवत आरंभ होता है, आप सभी मेरे साथ रहिए, वैद्युत आवेश, ठीक है ना। वैद्युत आवेश आपके अच्छे समझ में आ रहा होगा। आप एक उत्साह के भाव के साथ मेरे साथ जुड़े रहेंगे, तैयारी करेंगे तो सब कुछ हो सकता है ना। मुझे दिनकर जी की पंक्तियां याद आती हैं, उन्होंने लिखा था, है कौन सा विघ्न इस जग में टिक सका है जो मानव के मग में, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है।
तो आप समझ सकते हैं यदि आप प्रयास करेंगे मेरे साथ तो फिर कितना ही बड़ा पत्थर हो, कितना ही बड़ा दुर्गम मार्ग हो, हम सब कुछ आसानी से कर लेंगे। ठीक है ना। तो आइए पहले चैप्टर की फर्स्ट स्टडी पे चलते हैं, जिसका नाम क्या है, वैद्युत आवेश। तो जो वैद्युत आवेश है इसकी ओर चलते हैं। ठीक है। तो वैद्युत आवेश देखो क्या होता है। सबसे पहले आप बेसिक स्ट्रक्चर आप समझेंगे। आपने पढ़ा है 10th क्लास में पढ़ा होगा एटॉमिक मॉडल, यानी परमाणु का जो मॉडल होता है, आपको सबको पता है। जो परमाणु होता है उसके केंद्र में कौन होता है, केंद्र में नाभिक होता है और कक्षाएं होती हैं। फिर कक्षाओं में कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये क्या है, नाभिक। ठीक है ना। मैं उदाहरण लेता हूं सोडियम का। सोडियम आप जानते हैं क्या होता है, 11 Na होता है। तो 11 Na इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बनाएंगे 11th में आपने पढ़ा होगा। तो क्या होता है 2 8 1, यानी सोडियम की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखो ये तो नाभिक है, आपको पता है नाभिक में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। एक बात और पता है, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना 2। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 8, है ना 3 4 5। तो दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है और तीसरी कक्षा में आपके कितने इलेक्ट्रॉन है, आप देख सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना। तो अब आप एक बात बताएं, आप जानते हैं प्रत्येक पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, परमाणु से मिलकर बना होता है। तो सामान्य ताप पर यानी रूम टेम्परेचर पर ही, कमरे के ताप पर ही किसी पदार्थ को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि जो उसकी बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन है, परमाणु के बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन वे उत्तेजित हो जाते हैं, ऊर्जा प्राप्त करके वो उत्तेजित हो जाते हैं। तो वो क्या है, बाहर निकल जाते हैं। अब एक बताओ, जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो आप मुझे पहले एक बात बताओ, कोई भी एक बात आपको पता होगी कि कोई भी जो परमाणु होता है वो कैसा होता है, उदासीन होता है। यानी आपको पता है परमाणु पर कोई भी आवेश नहीं होता, परमाणु कैसा होता है, उदासीन होता है। तो एक बात आप समझ सकते हैं, जब परमाणु उदासीन है, ठीक है, तो ना प्लस आवेश है उस पर ना माइनस है। और ऐसा क्यों होता है, जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ 11 Na का। तो आप एक बात देख के बताओ इसका जेड कितना है, ये तो आपको पता होगा केमिस्ट्री से, और 11th क्लास में आपने पढ़ा है जेड, यानी परमाणु क्रमांक इसका कितना है 11। और आपको एक सूत्र पता है, जेड बराबर पी बराबर ई होता है परमाणुओं के लिए, यानी जितना परमाणु क्रमांक है उतने ही प्रोटॉन है और उतने ही इलेक्ट्रॉन है। तो आप देख सकते हैं इसमें 11 ही प्रोटॉन है सोडियम में और 11 ही इलेक्ट्रॉन है। आपको एक बात पता है, प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो कैसा आवेश होता है, धनावेश होता है ना। और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो ऋणावेश होता है। तो इसमें 11 प्रोटॉन है तो 11 ई, है ना। आपको पता है जो प्रोटॉन का आवेश होता है वो प्लस ई होता है और जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है माइनस ई होता है। ये बात आप अच्छे जानते हो। तो 11 प्रोटॉन है तो 11 प्लस के 11 ही हो जाएगा आवेश, है ना। और 11 इलेक्ट्रॉन भी है सोडियम में, माइनस का 11 ही हो जाएगा। तो देखो प्लस 11 और माइनस 11 ही कितना आएगा, 0 तो आएगा। इसका मतलब है परमाणु पर कोई भी आवेश नहीं होता है। लेकिन अब आप एक बात देख के बताएं, मैं कह रहा हूं आपसे कि आप 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, तो 1 इलेक्ट्रॉन आपने बाहर निकाल दिया। यदि आप 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दोगे तो अब इलेक्ट्रॉन कितने बचे, अब तो इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे ना। जब इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे तो ये बचेगा प्लस का 1e, है ना, यानी ई बचेगा सिर्फ प्लस का। तो 1e का क्या मतलब हुआ, यानी इस पर चार्ज आ गया +1। तो जैसे ही आप 1 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं ना तो इस पर आवेश पता कितना जाता है, पूरे परमाणु पर जो आवेश है आपका वो कितना हो जाएगा +1। 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो एक बात यहाँ से आपको समझ में आई, ठीक है ना। वो देख सकते हैं आप क्या, भाई इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई, है ना। क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की कमी, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन गया ना। तो कमी होने पर आपको क्या पता चला कि जैसे 1 इलेक्ट्रॉन गया, कमी हुई, तो कैसा आवेश आया, धनावेश। ये तो बात आपको पता है ना, आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक तो धनावेश और एक ऋणावेश। ये बात आप जानते होंगे 10th से ही। तो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो बताइए कैसा आवेश आया, धनावेश, ठीक है। और एक बात अब अपोजिट देखो, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाला है, बात खत्म होगी। वहां से एक बात पता चली कि इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो कैसा आवेश आया, धनावेश। अब एक बात अपोजिट देखो, यदि 1 इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दिया जाए और, है ना, अब निकाल नहीं रहे, 1 इलेक्ट्रॉन और डाल दिया, तो आप मुझे देख के बताएंगे कि इसमें प्रोटॉन तो 11 है तो प्लस का 11 ही तो रहेगा आवेश। लेकिन इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हो जाएंगे, है ना, आवेश कितना हो जाएगा -12 ही, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कितने हुए 12। आप देखो कुल आवेश कितना हो जाएगा -1 ही। इसका मतलब पहले आवेश +1 था, अब आवेश कितना हो जाएगा -1। बात समझ आई आपको। ये बात तो आपको पता ही होगी कि जब इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो धनावेश आता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो ऋणावेश आता है। तो आप देखेंगे माइनस का आवेश आया
माइनस का आवेश कब आया, जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई। तो यहाँ पे आप एक बात लिखेंगे जो आपको पता चली कि 90 निष्कर्ष से कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता यदि हो रही है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, तो आप समझ सकते हैं क्या आ रहा है, ऋण आवेश, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो धनावेश, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई तो ऋणावेश। मैंने एग्जाम्पल आपके सामने दिया है ना। ये फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान है, यानी विज्ञान है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कोई चीज आप कहीं कहीं सुनी सुनाई मान लें, लिखी लिखाई मान लें। यहाँ जो आपके सामने होगा वही आपको मानना है, ठीक है ना। तो जैसा मैंने आपको बताया, पहली स्थिति में इलेक्ट्रॉन आपने निकाला, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो कैसा आवेश आया था, धनावेश। इलेक्ट्रॉन आपने अब इसमें एंटर कराया, प्रवेश कराया, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई, इसी कारण आप देख सकते हैं आवेश कैसा है, ऋणावेश, ठीक है ना। तो एक धनावेश का क्या मतलब है, यानी मैं आवेश, वैद्युत आवेश आपको पढ़ाना चाह रहा हूं, तो वो बात मैं आपको एक अब तक समझा चुका हूँ कि आवेश पता है क्या होता है, वैद्युत आवेश क्या होता है। इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए तो धनावेश है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाए तो ऋणावेश है। इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ, धनावेश या ऋणावेश से वो बात की बातें हैं, लेकिन धनावेश भी आवेश है और ऋणावेश भी आवेश है। तो आप एक बात समझ सकते हैं कि वैद्युत आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को ही वैद्युत आवेश कहा जाता है, समझे ना। यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को ही वैद्युत आवेश कहा जाता है। ये बात समझ गया आप लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से, है ना। नोट्स तो मैं आपको दूंगा, लेकिन मैं तरीका बता रहा हूँ आपको। वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है, जैसे कि आप समझ सकते हैं। पहला क्या है, धनावेश, नंबर फर्स्ट धनावेश, है ना। तो उसके आगे लिख देंगे इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉनों की कमी को ही आप क्या कहते हैं, धनावेश कहते हैं। फिर नंबर सेकंड क्या है, ऋणावेश। तो आप क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को ही ऋणावेश कहते हैं। तो ये वैद्युत आवेश का कॉन्सेप्ट था, जो बेसिक मॉडल था आपका, क्या था, एटॉमिक मॉडल, यानी परमाणु मॉडल था। उसके आधार पर मैंने आपको वैद्युत आवेश समझाया कि वैद्युत आवेश की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो हेडिंग आपकी ये वैद्युत आवेश तो है ही, साथ में वैद्युत आवेश की उत्पत्ति भी आप हेडिंग डाल सकते हैं, क्योंकि उत्पत्ति कहाँ से होती है वैद्युत आवेश की भी मैंने आपको बता दिया। यानी इलेक्ट्रॉन जब अधिकता में आते हैं या कमी में आते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं, तो क्या हो जाता है, वैद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। बात समझ गए होंगे आप। तो ये वैद्युत आवेश की प्रक्रिया मैंने आपको समझाया। आइए थोड़ा और समझ लेते हैं इसके बारे में, बेसिक बात मैंने आपको बता दी। तो वैद्युत आवेश देखो क्या होता है। सबसे पहले आप एक बात ध्यान रखेंगे, वैद्युत आवेश को आप किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो एक लाइन ये बात लिखेंगे आप, इसे स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो स्मॉल क्यू से आप प्रदर्शित करते हैं, तो स्मॉल क्यू क्या होता है, वैद्युत आवेश, है ना, वैद्युत आवेश। बाकी आपने 11वीं क्लास में विमा पढ़ी थी, है ना, और आप मात्रक भी पढ़े थे। तो इसका मात्रक आप ध्यान रखेंगे, एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसके बारे में बताया, उन्हीं के नाम से इसका नाम मात्रक हुआ। इसका मात्रक क्या है, कूलाम। एक वैज्ञानिक थे कूलाम। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। ये बात आप जानते होंगे 10th क्लास से भी। तो मात्रक क्या होता है वैद्युत आवेश का, कूलाम होता है, ठीक है। और इसकी विमा क्या हो जाएगी, ठीक है। विमा के बारे में आप बात करना चाहें तो अभी कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक फॉर्मूला पता है, वो 10th क्लास से ही पता होना चाहिए आपको, है ना, और अभी याद भी होगा आपके। बाकी नहीं तो आगे आएगा, वहां से आप देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी होता है, पढ़ा है ना आपने। तो आप जानते हैं आई इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी। तो देखिए यहाँ से देख के बताओ, क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई टी ना हो जाएगा, क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई टी। तो इसकी विमा पता क्या हो जाएगी, आई की विमा और इंटू टी की विमा। 11th क्लास में आपने पढ़ाया कि वैद्युत धारा क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, यानी मूल राशि होती है। तो मूल राशि की आई की विमा क्या होती है, आपके याद ना हो तो आप याद रखेंगे, ए होती है, कैपिटल ए, है ना। बाकी 11th के नोट्स आप देख सकते हैं। टी क्या है, समय, समय की विमा क्या होती है, टी, है ना। लेकिन इनके लिखने का क्रम होता है, पढ़ा होगा आपने। तो क्या होता है, टी को पहले लिखा जाता है और ए को बाद में लिखा जाता है। तो आवेश की विमा कितनी हो जाएगी आपकी, टी ए हो जाएगी। तो मैंने आवेश क्या होता है ये आपको बताया, और साथ में ये भी बताया कि वैद्युत आवेश को आप क्यू से प्रदर्शित करते हैं, मात्रा विमा, है ना। बाकी ये सब देख सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद आइए, मैंने एक बात तो आपको बताई कि वैद्युत आवेश आपका दो प्रकार का होता है। वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। पहला आवेश कौन सा है, धनावेश, और दूसरा आवेश कैसा है, ऋणावेश। 2 पॉइंट नोट करके और लिख लेंगे आप, ये बात आप जानते भी हैं। क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि जो धनावेश है, देखो मैं पहले समझा दूं आपको तब लिखना। मान लो एक धनावेश है आपके पास, है ना, और दूसरा धनावेश है, तो आपको अच्छे से पता है कि इनके बीच कौन सा बल लगना है,
प्रतिकर्षण बल लगना है। भाई समान आवेश जो है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, ये बेसिक बात आप जानते हैं। तो देखो समान आवेश है ना, प्लस प्लस है और ये माइनस माइनस है, तो समान आवेश के बीच कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण का अर्थ समझते हैं ना आप लोग। आकर्षण का मतलब आपस में अपनी ओर खींचना और प्रतिकर्षण का मतलब अपने से दूर की ओर दूर करना, प्रतिकर्षण बल। तो ये कैसा बल है, प्लस प्लस के बीच कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण। माइनस माइनस के बीच कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण। यानी समान आवेश, देखो इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ यह हुआ समान आवेशों के बीच, समान आवेशों के बीच कौन सा बल लगेगा, है ना, कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक है ना। मैं यहाँ अच्छे से लिख नहीं सकता, नोट्स में आपको अच्छे से लिखे हुए नोट्स मिल जाएंगे, बाकी यहाँ सिर्फ आप समझिए। तो एक बात तो आपको समझ आई, समान आवेशों के बीच कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल। लेकिन आप देखेंगे एक आवेश मान लो प्लस है और दूसरा आवेश माइनस है, पहला आवेश मान लो माइनस है और दूसरा आवेश प्लस है, तो इनके बीच कौन सा बल लगेगा, प्लस माइनस के बीच कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल। ये बात आप अच्छे जानते हैं। माइनस प्लस के बीच कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, आकर्षण बल। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं आकर्षण बल हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिखूं मैं, यहाँ लिखूं मैं विपरीत। देखो विपरीत कह दो, प्लस और माइनस विपरीत तो होते हैं, या असमान कह दो, असमान भी है, दोनों से एक जैसे थोड़ा है। असमान आवेशों के बीच, असमान आवेशों के बीच कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ तक मैंने एक टॉपिक आपको पढ़ाया, ये मैं आपको, है ना, अनावृत क्लासेस चलती रहेंगी आपकी, लेकिन आप समझ सकते हैं सुविधाओं के अभाव में भी आप सबके लिए, यदि मैं इतना करने का प्रयास कर रहा हूँ तो आपको अपने लिए काफ़ी कुछ करना है और साथ में मेहनत करते हुए चलना है मेरे साथ। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।